और मेरी एज 63 साल है और मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं डेरावाल नगर में रहता हूँ। 21 मई की रात्रि को मैं 10:30 के बीच में अपने घर अपनी गाड़ी से वापस आ रहा था, मेरे बड़े भाई जो 65 साल के हैं उनके साथ में। तो बीच में कुछ लोग 6-7 लोग एक फॉर्चूनर गाड़ी में आगे हमारे खड़े थे। तो रास्ते में ट्रैफिक जाम था। पहले निकलने के आफत में उन लोगों ने हमें उतार के मारना पीटना चालू कर दिया और मार पीट के हमारे को वहाँ घटना स्थल से अपनी गाड़ी से भाग गए। उसके बाद में हमने 100 नंबर पे कॉल करके पीसीआर को बुलाया। पीसीआर वालों ने लोकल थाने से पुलिस को बुलाया। लोकल थाने की पुलिस ने अगल बगल के मकानों से वीडियो फुटेज सीसीटीवी फुटेज लेने को कहा। उस सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों की मारती पीटती वीडियो कंप्लीट नज़र आ रही है और उनका गाड़ी नंबर भी उसके अंदर पता चल गया। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि उस फुटेज को देखने के बाद आप थाने में आके अपनी एफआईआर लिखाइए। इस बीच में हम थाने में जब गए तो हमारे को एफआईआर लिखाने में 1 घंटा तो पहले उन्होंने परेशान करते रहे। उसके बीच में जब दोबारा हमने उनको कहा तो बोले पहले आप अपनी एमएलसी करा के आइएगा, तब हम आपकी एफआईआर काटेंगे। हम एमएलसी कराने चले गए। एमएलसी करा के जब लौटे तब रात के 1:10 हो रहे थे। तब उसके बाद उनसे कहा कि अब रात को इतना समय हो गया है, अब आप क्या देरी कर रहे हैं, हमारे को एफआईआर दो और अपनी कानूनी कार्रवाई करो। तब उन्होंने 1.5-2 घंटे हमारे को हरास करना चालू कर दिया और एफआईआर नहीं काटी उन लोगों के प्रति। इस बीच में हम पुलिस को लगातार फ़ोन करते रहे सारे हेल्पलाइन पे, जिसके हम पे सारे रिकॉर्ड है, जिसके हम आरटीआई में भी सारे रिकॉर्ड ले चुके हैं, रिकॉर्डिंग भी है। और उसके बावजूद ये लोग हमें टालते रहे एफआईआर करने में। फिर उन फ़ोन कॉलों से परेशान होकर हमारी शिकायत से 2:45-3 बजे एसएचओ ललित अहलावत अपने कमरे से बाहर निकला और मेरे को और मेरे भाई को और मेरे भाई के बेटे को घूंसों से मार पिटाई डायरेक्ट चालू कर दी। कोई बातचीत नहीं करी, कुछ पूछा नहीं और बोला किसको एफआईआर कटानी है उसको मैं बताता हूँ। और हमारी जेब से करीब तीनों की जेब में 40,000 रुपये के लगभग थे, वो उसने छीन लिए और कोई ज़रूरी कागजात थे वो सारे छीन लिए, जो कि हमें नहीं लौटाए। हमारे फ़ोन निकाल के जेबों से जब्त कर लिए, हमारे कपड़े फाड़ दिए और हमारे को बोला, इन अपने एसआई वगैरह को बोला कि इनको थाने में उठा के बंद कर दो। और हमें पूरी रात उठा के वहाँ पे लॉकअप के अंदर लॉकअप के बाहर बैठा के बंद कर दिया और हमसे रात को कोरे कागजों पे साइन कराते रहे कई दफ़े। और उसके बाद में बड़ी हील उज्जत करके बड़े हाथ पैर जोड़ के सवेरे 8:30 बजे हमको छोड़ा। इस बीच में हमने 3 बजे एक पुलिस हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी थी कि थानेदार खुद हमारे को मार पीट रहा है अपने हाथों से। वो क्लिप आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। ऑन कर दी। स्वागत है, वेलकम टू दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन। वो ब्लू वाला बाहर ही है। हेलो, नमस्कार सर, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन। हेलो मैम, यहाँ पर एसएचओ ने सीनियर सिटीजन पे हाथ उठा दिया। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मॉल टाउन थाने से। एसएचओ ने सीनियर सिटीजन पे हाथ उठा दिया। एक सेकंड सर। मैम प्लीज इस पे तो अब आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैम मतलब समझ में नहीं आ रहा, मेरे पापा औरों के साथ मैम इतना ज्यादा हो गया। यहाँ पर एसएचओ सीनियर सिटीजन पे हाथ उठा रहे हैं। एसएचओ सीनियर सिटीजन पे हाथ उठा रहे हैं। आपके फादर पर उठाया है? मेरे फादर और मेरे चाचा पे 65 और 63 साल के व्यक्ति पे हाथ उठा दिया मैम। प्लीज अब तो ये डीसीपी पे कंप्लेंट जानी चाहिए मैम। रात के 4 कितने बज रहे हैं मैम? रात के 3 बज रहे हैं। यहाँ पर मेरे ऊपर तो अलग से उठाया, मैंने वो सहन कर लिया। मेरे पापा और मेरे चाचा पे जो सीनियर सिटीजन है पुलिस स्टेशन के अंदर। सर आपके ऊपर भी उठाया, ये बताइए। मेरे ऊपर भी उठाया मैम, एकदम धक्का दिया मैम, धक्का। ठीक है। और पुलिस स्टेशन के अंदर मैम एसएचओ ने मैम वो करा है। मैम प्लीज आप इसको तो पूरा मैम डीसीपी के पास आप प्लीज मेल कीजिए। सर आपकी कंप्लेन भेज रहे हैं, ठीक है? मैम मैं तो बाहर हूँ, मुझे अलग से बोला बाहर जाए यहाँ से। वो गुंडे यहाँ पर है जिन्होंने मेरे पापा और चाचा औरों को मारा, और मैम वो यहाँ पर घूम रहे हैं। मतलब वो कह रहे पुलिस स्टेशन से बाहर जाओ, वो मारेंगे तब आना। ये वाली कंप्लेन तो सर आपने पहले करवाई थी। मैम करवाई थी, वो गुंडे तो अभी यहाँ पर ही है, एसएचओ वहाँ अंदर।
वो कंप्लेन आपकी सर कम से कम 8 या 10 बार भेज चुके हैं। अभी आपकी क्या कौन सी मैम एसएचओ साथ में? ने मैम मेरे पापा चाचा पे हाथ उठाया है। ठीक है सर, ठीक है, कंप्लेन आपकी भेज रहे हैं सर, ठीक है मैम ये देख लो, अभी भी मुझे वो धमकी सर। दे रहे हैं आप आप। वेट कर लीजिए, मैं आपकी कंप्लेन भेज रही हूँ थोड़ा। मैम पर आप ये बताइए मुझे यहाँ पर सहायता कौन करेगा? सर कंप्लेन आपकी यहाँ से भेज रहे, कॉल आ जाएगी पीसीआर की। मैम यहाँ पर मेरी सहायता पीसीआर पे कुछ। उसके बाद वो फ़ोन वहाँ से कट गया। हाँ, उसके बाद में उनका फ़ोन कट गया और इस फ़ोन के उपरांत सुबेरे 4 बजे के लगभग एसीपी गरिमा तिवारी थाने में आई। उसने एसएचओ से पूछा कौन कंप्लेंट कर रहा था, कौन मारने पीटने की कंप्लेंट कर रहा था। तो एसएचओ मेरे को बाहर कंपाउंड में लेके आया, उन 3 में से एक जने को लेके आया। तो एसीपी गरिमा तिवारी मेरे से पूछने लगी कि आपको मारा गया है, आप बताओ सही सही, नहीं तो जिसने कंप्लेंट करी है वो भी उसके घर जाके उसको बंद कर देंगे। उसके उपरांत मैंने उनको बताया ये एसएचओ सामने खड़े हैं, इन्होंने बहुत बुरी तरह हमारे को मारा है और हमारे को क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा, हमारे चेहरे पे सूजन के और इसके निशान हैं। जब उसने ये बात सुनी तो वो ये कह के गई वहाँ पर कि इनको उठा के लॉकअप में बंद कर दो, इनको सबको। किनको बंद कर दो लॉकअप? हमको। अच्छा, फिर आप बंद कर दिया या जाने दिया क्या? उन्होंने हमारे को बंद कर दिया। सुबेरे 8:30 बजे छोड़ा, जब हमसे ये ब्लैंक कागजों पे साइन करा लिए कि और कहा कि आपको इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी है जिन्होंने आपको मारा था। आप इलाके डीसीपी से मिले इस मामले में? उसी दिन उसके अगले दिन हम 22 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, सुबेरे छूटे। हम उसी दिन 23 तारीख को सुबेरे इलाके के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी को लेके उनके पास सुबेरे 12 साढ़े 12 बजे के लगभग उनसे मिलने गए। उनको हमने सारा इंसिडेंट और शिकायत बताई एसएचओ की पूरी। तो उसके बाद उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, बस हमें सिंपल से कहा कि कंप्लेंट अपनी दे दो। हमने कहा अपनी कंप्लेंट हम एसएचओ के खिलाफ आपको दे के आए हैं, उसके बाद ऊपर आए हैं आपके ऑफिस में। अशोक बिहार के डीसीपी जो है? हाँ, अशोक बिहार के डीसीपी वहाँ पे साहब। गए थे आप? हाँ, वहाँ पे गए थे अखिलेश पति त्रिपाठी एमएलए के साथ अपनी शिकायत करने के लिए एसएचओ के खिलाफ। डीसीपी ने क्या आश्वासन दिया? डीसीपीसी ने कहा हम देखते हैं। अच्छा, आप उस दिन आप बताएंगे गाड़ी से जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे और कैसे? हम गाड़ी से कैंप साइट से आ रहे थे, अपने घर डेरावाल नगर की में ही थे, वहीं अपने घर हमारा 400-500 मीटर दूर रह गया था, वहीं जा रहे थे। प्रवीण जी, आपने एसएचओ मोड़टा में एसएचओ पे एक आरोप लगाया है कि आपके जेब से पैसे निकाला है और मोबाइल निकाला है। क्या आपके जेब से जो पैसे निकाले गए थे वो सच बात है, और जो मोबाइल की बात करें क्या घटना ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस मोबाइल को हमारे को सवेरे जब 8:30 बजे थाने से गया है, हमारे मोबाइल को तब तक उसने जब्त करके रखा अपने पास, और हमारे सारे पैसे जो रखे वो कोई भी नहीं लौटाए। लगभग तीनों की जेब में 40,000 रुपये थे। क्या इस घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज थाने में लगे हुए फुटेज? हमने उस सीसीटीवी फुटेज के लिए 25 या 26 तारीख को ही आरटीआई में एप्लीकेशन लगा रखी है, जिसका अभी तक हमारे को आज 1 महीना होने को आ गया, अभी तक हमें वो फुटेज की कॉपी नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने लेकिन आरटीआई की सर्टिफिकेट कॉपी हमारे पे, जो हमने आपको ये इंसिडेंट सुनाया है, वो आप लोगों को उसकी सर्टिफाइड कॉपी दे दी है, जो पीसीआर से हमको आ चुकी है कि हमने क्या शिकायत करी थी 3 बजे, वो हमने। दिल्ली पुलिस जो है कि कहती है कि हम अपने नागरिकों की पूरा सुरक्षा और पूरी सुनवाई करते हैं, और आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और आप बुजुर्ग भी अपने को बता रहे हैं, तो इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे कि जो पुलिस के दावे क्या खोखले हैं इस मामले में? इस पुलिस के दावे खोखले हैं। हमारे को इस समाज में रहते हुए हमारे सामाजिक बंधुओं को इसकी आप लोगों के माध्यम से हमें ये पुकार उठानी है, नहीं तो यहाँ पर पुलिस का साम्राज्य गुंडा राज्यों के साथ में मिलके माफिया राज पूरा हो जाएगा। सर, जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पे कोई मेडिकल आपका हुआ तथ्य सामने आया है कि हाँ, उसके बाद में मैंने अपना सरकारी हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर मेरे को मना कर दिया गया कि पुलिस के लिखे के बगैर हम कोई मेडिकल नहीं करते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवाया है। और उसके फॉर्च्यूनर गाड़ी से आपको किसी ने निकल के मारा, वो लोग कौन थे? क्या आपको पहले से जानते थे? नहीं, पहले से नहीं जानते थे। कहाँ के लोग थे? फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, और वो लोग कौन थे उनको हमारे को कोई आपस में कोई ना पुरानी ना प्रेजेंट जानकारी है। पुलिस ने आपके साथ क्यों ऐसा किया, थोड़ा वो जानना चाहिए। वो तो रोड रेज में सिर्फ उतर के कि हमारे को गाड़ी पहले निकालने दो, तुम अपनी गाड़ी मत निकालो, सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर उतर के मारा है। उसके लिए पूरी वीडियो आप लोगों को समर्पित कर दी जाएगी, जिसमें साफ नजर आ रहा है। गाड़ी आगे पीछे की वजह से बस सिर्फ इतने पे 6-7 लोगों ने निकल के एक साथ हम दोनों को, सब वो लोग नशे में चूर थे, और उठा के हमारे को मारना पीटना चालू कर दिया। थाने में आप लोग पहले गए थे, वो लोग पहले गए थे?
थाने में वो तो कभी गए नहीं, हमने ही पीसीआर कराई, हम ही थाने में गए, उनको तो बुलाया गया है। जब उनको सीसीटीवी फुटेज में स्ट्रीट की में निकल के आ गया, वो तो उस घटना के बाद भाग गए थे हमें मार पीट के। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप लोगों को SHO ने मारा पीटा? हमारे को SHO ने अलग से मारा पीटा। आपको ही क्यों मारा? क्या आप किसी पार्टी वगैरह का से तो नहीं जुड़े हैं कभी? कुछ इस तरीके से कोई नाम लिया गया हो? यही तो आश्चर्य है कि हमारे थानों में इस तरीके से गुंडागर्दी होगी। सीनियर सिटीजन कंप्लेनेंट जाएगा तो कौन कंप्लेनेंट जाएगा अपनी शिकायत करने? उसे पता है पहले गुंडे मारेंगे, फिर थाने में SHO मारेगा, तो फिर तो गुंडा राज ही हो गया, वो गुंडों का ही थाना हो गया, वही चला रहे हैं उसको। SHO और पुलिस तो वो गुंडे ही हो गए सेम, उनमें और गुंडों में क्या फ़र्क रह गया? अब आपको क्या कहना चाहेंगे मीडिया के आपको माध्यम न्याय नहीं मिलता है, क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हम अवश्य जाएंगे कोर्ट में, अगर हमारे को न्याय नहीं मिलेगा तो। आपने जन सुनवाई के अंदर कोई एप्लीकेशन डाल ली है? हमने जन सुनवाई में हम मिलने के लिए गए थे कमिश्नर साहब से, तो हमारे को ये कहा गया कि उस दिन 2.5 घंटे हम इंतज़ार करें, 2 से 2.5 घंटे कमिश्नर साहब नहीं आए उस जन सुनवाई में। उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पे कोई जूनियर अपने को भेजा था, जॉइंट कमिश्नर कोई थे, उनको भेजा था मतलब रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, तो उन्होंने टेम्परेरी वो सुनाई थी। उनको हमने पूरी ये कंप्लेंट की बात बताई थी, और उसके बाद में ये पूरी की पूरी उनको भी ये जो क्लिप है उनको भी सुनाई थी, उनके समक्ष पूरी सुनी थी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा अभी आपको और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जी, सुनने में आ रहा है कि दोषी SHO है, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई आपके मामले को लेकर। इसका हमारे को पुलिस के ऊपर, जो अगर पुलिस वाले खुद कोई इंक्वायरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है, और हमें कोई विश्वास नहीं है कि कोई इम्पार्शल इंक्वायरी होगी। आपके पास कोई जानकारी नहीं है? हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है। डीसीपी ने ये किया है कि हमने जो है SHO के ऊपर जो है डीप चला दिया है, हमने डिपार्टमेंट इंक्वायरी। इसका हमारे को कोई ज्ञान नहीं है किसी किस्म का इस चीज़ का। ठीक है सर। नहीं, एक मिनट की मांग हमारी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि आप पुलिस के जो में गलत एलिमेंट हैं, इस तरीके के गंदे तत्व हैं, वो पुलिस से बाहर निकाले जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए, न्याय संगत सुरक्षा दी जाए, और जिससे कि नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सर अंतिम सवाल जो कहते हैं दिल्ली पुलिस का टैगलाइन है, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, क्या लगता है कि वाकई ही दिल की पुलिस है या? अब इस इंसिडेंट के बाद तो आप लोग ही जज करेंगे तो बेटर होगा, इसके बाद में जो भी चीज़ है। और अभी तक उन्होंने हमें CCTV फुटेज हमने मांगी हुई है, हमें उसमें भी डाउट है कि वो उसमें कोई टेम्परिंग करेंगे या हमें सही देंगे। 1 महीना तो हो गया है, दी नहीं है, और वो लोग सब अपनी CCTV फुटेज हमें पता है अपनी निकाल चुके हैं और कर चुके हैं। अब क्या होगा आने पे ही पता चलेगा, देते भी हैं कि नहीं देते हैं। हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है जब से। हाँ, PCR वालों ने हमें RTI की, हमें सारी एप्लीकेशन की, ये जो आपको क्लिप सुनाई है इसकी भी कॉपी दे दी है, और जो हमने कंप्लेंटें करी थी उनकी भी सारी कॉपी दे दी है हमारे को, और वो हमने आप लोगों को भी कॉपी प्रोवाइड करा दी है। क्या आपको ये पता चल पाया कि फोर्स लोग थे जिन्होंने आपकी पिटाई की, क्या उस गाड़ी का नंबर या उसका गाड़ी का नंबर हमने बाकायदा अपनी कंप्लेंट में नोट करके ही दिया था, वीडियो फुटेज में उसका नंबर आ गया था। उस गाड़ी वाले का नंबर ज्ञात होने और उन लोगों से संपर्क करने के बाद ही पुलिस का रवैया ये बदला है। मारपीट के ऊपर, उन लोगों की इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही उन्होंने मारा है हमारे को, उनसे रिश्वत ली या उनका ऊपर कोई दबाव था जिस भी तरीके का, तभी उन्होंने मारपीट हमारे साथ SHO ने करी है पर्सनली थाने के अंदर। और बाकी सारे लोग अधिकारी सब तमाशा देख रहे थे और हमें डरा धमका रहे थे। क्या फॉर्च्यूनर आपको लगता है कि किसी कोई दबंग टाइप के या कुछ इस तरीके का एलिमेंट है? अब ऐसा हम सोच सकते हैं इस इंसिडेंट की वजह से कि भाई उनको क्या कहते हैं, वो कुछ भी नहीं, हमारे को उनकी वजह से हमें उल्टा मारा, हमें मारपीट करके थाने में शिकायत कराने गए, हमने वीडियो दी उनकी CCTV फुटेज, हमें मार के भाग गए। आपने गाड़ी नंबर से कहीं पता नहीं करवाने की कोशिश किया किसकी गाड़ी है, ऐसा कुछ आपने कोशिश किया? अब जब पुलिस ही जब इस जात की जानकारी करने को तैयार नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, किससे जानकारी लेंगे कि कौन लोग? अभी तक हम लगातार, अभी तक हमने कोई विभाग, 21 मई की वारदात है ये। हाँ, 21 मई से लेकर अब तक क्या आपने कोई कानूनी हम डेली कानूनी सहायता ले रहे हैं। हम 23 मई को DCP के सामने उपस्थित थे, उसके बाद उनको लगातार हम शिकायतें डेली लिख के दे रहे हैं। 154(3) के अंदर उनको लगातार लिख के दे रहे हैं कि आपको
इसको FIR करनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का मैनुअल है 154(3) के हिसाब से, आप इसको बताइए क्यों नहीं कर रहे हो आप इसको FIR का ऑर्डर। तो अभी तक वो उस पर सब शांत हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सिर्फ हमारे को हर वक्त फॉरवर्डिंग लेटर आता है, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस L2 और DCP आपने विजिलेंस, इसको लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया कि क्योंकि अदालत का दरवाजा, आपने कहा कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती जो है हमें बीट के जो ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए हैं, तो ये सारी चीजें आपने कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए आपको? कोर्ट में अब इस जाने की स्थिति, क्योंकि हमने 154(3) लगा दी और अधिकारियों के पास में हम अब थक हार चुके हैं और कोर्टें 22 जून तक बंद थी दिल्ली की अदालतें। तो इस वजह से हमारे को जो वकील भी थे दिल्ली में, जो हमारे जानकार थे, वो दिल्ली में उपस्थित नहीं थे। अब हम अवश्य कानूनी कार्रवाई करेंगे।